कहाँ तक लिख लिया था? एंजाइम खत्म हो गया था क्या? दिखाओ कहाँ तक लिखा था। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, ठीक है, डन डन डन। रिवाइज कर लो एक बार फटाफट से, क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं। रिवाइज कर लो जल्दी से, सिर्फ एंजाइम रिवाइज कर लो केवल, है ना। इसके बाद आज जितना पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, दंगल भी करेंगे, ठीक है ना। केवल एंजाइम रिवाइज कर लो जल्दी से, सिर्फ एंजाइम। कर लिया रिवाइज? चलो पूछू क्या? ठीक है फिर, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। हो गया, रिवाइज कर लिया ना। चलो अब देखो कुछ बेसिक बेसिक सी बातें समझते हैं। हम लोग एंजाइम पढ़ रहे हैं और एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सबको पता है। इवन हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोटीन जो है, रिसेप्टर भी प्रोटीन है, एंटीजन एंटीबॉडी भी प्रोटीन है, हार्मोन भी प्रोटीन है और एंजाइम भी प्रोटीन है। फिर मैंने एक डायलॉग मारा था आपको कि एंजाइम जो होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के जो एंजाइम है, उनको एक्ट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ना। यानी कि हाइड्रोलिसिस करते हैं वो, यानी कि ये हाइड्रोलाइटिक नेचर के एंजाइम है। इसका मतलब क्या होता है? पानी पिला पिला के मारेंगे, है ना। हाँ, तो जितने भी डाइजेशन के जितने भी प्रोसेस होंगे, उसके अंदर जितने भी एंजाइम इन्वॉल्व है, वो कैसे हाइड्रोलाइटिक नेचर के, पानी पिला पिला के मारेंगे। सबसे लास्ट वाला टॉपिक है हमारा एंजाइम का, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, है ना, कि एंजाइम को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया, उसमें से एक ये भी है। अभी बता देता हूं ताकि आगे याद रहे आपको, है ना। ऐसे एंजाइम जो पानी पिला पिला के मारे, उनको बोलते हैं हाइड्रोलेज। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलेज। तो हमारे जैसे पेप्सिन है ना, सलाइवा के अंदर भी एक टाइलिन, वेरी गुड, टाइलिन, जिसको हम सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, याद आ रहा है। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, याद आ रहा है ना। लाइपेज है, एमाइलेज है, प्रोटीएज है, न्यूक्लियेज है। ये सारे एंजाइम क्या करते हैं? डाइजेशन में मदद करते हैं। और ये हाइड्रोलाइटिक नेचर के हैं, तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? हाइड्रोलेज। क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, है ना, आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो इसके अलावा हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, और हमने देखे थे, याद करो, दो कैटलिस्ट के बारे में बात की थी। एक इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट थे और एक एंजाइमेटिक कैटलिस्ट थे। एंजाइमेटिक कैटलिस्ट जो है वो प्रोटीन है, और 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो डीनेचुरेशन हो जाएगा और खराब हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में मेनली कौन से हैं बच्चों? एंजाइमेटिक कैटलिस्ट है। अब समझने की कोशिश करना, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ाऊं एक छोटी सी बात समझना। देखो तुम्हारे सामने तीन रिएक्शन है, हवा में देखना। ये रही पहली रिएक्शन। इस रिएक्शन में कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कैसे होगी? धीरे धीरे, होले होले। ये दूसरी रिएक्शन, इसमें एंजाइम इन्वॉल्व है, ये थोड़ी सी उसके कंपैरिजन में कैसी होगी? फास्ट होगी, हाँ या ना। कैटलिस्ट है ना, इसको कैटलाइज कर देगा। तीसरी, कुछ रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर ऐसी भी है जिसमें एंजाइम तो इन्वॉल्व है, लेकिन एंजाइम के साथ आके एक ग्रुप और लग गया, जिसको बोलते हैं कोफैक्टर। क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। तुम में से किसी ने वो मूवी देखी है, फास्ट एंड फ्यूरियस? कुछ बच्चों ने देखी होगी शायद। वो फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी जो है, उसमें कार भगाते हैं, वो बहुत तेज तेज कार दौड़ाते हैं। तो नॉर्मल स्पीड से भी तेज चलाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें वो नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर लगा देते हैं,
नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर लगाते इंजन जो है वो 2.5-3-4 गुना एफिशिएंसी के साथ भागता है। कुछ समझे कि नहीं समझे? कार दौड़ रही है लेकिन इसको और तेज भगाना है तो हमने क्या किया, नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर लगा दिया। समझ रहे हो? तो वैसा ही किया है हमने। पहला वाला विदाउट एंजाइम, पहली वाली जो रिएक्शन है वो विदाउट एंजाइम में कैसे होगी, होले होले धीरे धीरे। दूसरी वाली में एंजाइम इन्वॉल्व है, उसकी कंपैरिजन में फास्ट होगी। और तीसरी वाली में एंजाइम के सर पे कौन बैठा है, कोफैक्टर, ये और तेज कर देगा। तो 3 तरह की रिएक्शन आपको बॉडी के अंदर मिलेगी। एक कौन सी, विदाउट एंजाइम, एक कौन सी, विद एंजाइम, और तीसरी एंजाइम विद कोफैक्टर। बस खत्म। ये 3 तरह की रिएक्शंस हमें देखने को मिलेगी हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर हम जो भी खा रहे हैं, पचा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, 2 तरह के चेंजेस आ सकते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होगा, उसका स्टेट जो है, स्टेट ऑफ मैटर वही चेंज हो जाए, है ना। लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर जनरली कम होता है, कम देखने को मिलता है। ऐसा कभी होता है क्या, रोटी का टुकड़ा तोड़ के मुंह में रखा और गैस बन गया हो, है, या पानी बन गया, नहीं होता ना। तो ये वाला पार्ट देखने के लिए कम मिलता है। हमारी बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम चेंजेस है वो केमिकल चेंजेस है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 तरह के चेंजेस हो सकते हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। हमारी बॉडी के अंदर यानी कि एनिमल की बॉडी के अंदर मैक्सिमम कौन से चेंजेस होंगे, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में सिर्फ 2 चीजें होगी, देखो एलकेजी वाले बच्चों वाली बात है, सिंपल सिंपल। केमिकल चेंज में 2 ही चीजें होगी, या तो बॉन्ड टूटेगा या बॉन्ड बनेगा, सिंपल। जैसे आपको याद है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन करेगी तो क्या मिलेगा, एटीपी, CO2 और H2O। अरे हाँ या ना, बहुत सिंपल सिंपल सी बात है। तो या तो बॉन्ड टूटेगा या फिर बॉन्ड बनेगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो कैटाबोलिज्म, जब बॉन्ड बनेगा तो एनाबोलिज्म, और दोनों को मिला के बोलेंगे, और इसी को तो बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हो, 2 तरह की, एक में बॉन्ड टूटेगा, एक में बॉन्ड जुड़ेगा, सिंपल है। बस इन्हीं के बारे में बिल्कुल धीरे धीरे लिख रहे हैं हम, आराम से, होले होले। ये देखो, वापस से रिवाइज करो। कोई भी केमिकल कंपाउंड जो होगा वो बॉडी में 2 तरह के चेंजेस लाएगा, या 2 तरह के चेंजेस के थ्रू गुजरेगा, या तो फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में या तो शेप चेंज हो जाए या फिर उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाए। केमिकल में क्या लिखो, एनाबॉलिक या फिर केटाबॉलिक, यानी कि या तो बॉन्ड टूटेगा या फिर बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग या बॉन्ड मेकिंग। देखो ठीक है। अब एनसीईआरटी ने एक रिएक्शन दी हुई है, एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी बोल रही है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है वो 2 तरह की हो सकती है, या तो इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक। लेकिन गजब की बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स हैं, और बायोमोलिक्यूल सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक। इसीलिए हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन भी कौन सी ज्यादा है, याद रखना, भूल ना जाना। अब इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पल दे रखे हैं क्या, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा रखी है इन्होंने, देखो H2SO4 के साथ करा रखी है, ठीक है। तो क्या बना दिया इन्होंने, बेरियम सल्फेट बना दिया और वाटर निकाल दिया। ये इस तरह की जो रिएक्शन है ये क्या है, इनऑर्गेनिक है। हमें इतना जोर नहीं देना इनके ऊपर, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ना। ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसी होगी, देखो कितनी सिंपल है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये रहा ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ और क्या बन गई, हाँ, या बीच का इंटरमीडिएट भी बना सकते हैं, पायरुवेट। ये देखो पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट, क्या है ये, कौन सी रिएक्शन है बताओ, ग्लाइकोलाइसिस। याद आ रहा है पक्का? कितने बच्चों को याद नहीं है ये, हैंड रेस करो, लास्ट वाली। नहीं है तो नहीं है, नहीं है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का आइडिया है, कितने बच्चों को पता नहीं है सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होगा। सेल के अंदर ग्लूकोज है, अगर ऑक्सीजन जाएगी तो उस ग्लूकोज के साथ क्या होगा, कितने बच्चों को पता नहीं है। पड़ोसी को बिल्कुल मत देखो, उसको भी नहीं आता। हैंड रेस करो, अगर नहीं है तो बता दूंगा मैं, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन है, तुम्हें अभी बताऊं या ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर में क्या, 2 2 बार अभी भी बताए थे। चलो देखो तो फिर, चलो आ जाओ, कोई बात, 2 2 बार देखो लो। देखो ये रही हमारी सेल, ध्यान से देखना, ये रही हमारी सेल और ये रही ब्लड वेसल, ठीक है, ध्यान से देखो। और ये रही यहाँ पे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये है साइटोप्लाज्म, या जिसको आप साइटोसोल भी बोल देते हो कभी कभी। ये देखो, ठीक। अब देखना ध्यान से, सुनना सारे बच्चे ध्यान से, एक कहानी की फॉर्म में सुनते हैं इसको।
सारे बच्चे देखो इधर, जिनको नहीं दिख रहा वो भी देखो। हमने खाना खाया, रोटी खाई हमने, वो क्या है, पॉलीसेकेराइड। उसको हमने तोड़ा, किसमें तोड़ा, ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होके कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। अब ब्लड में जाके, मैंने बोला था ठेले के ऊपर ग्लूकोज रख के एक भाई साहब घूमते रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज ले लो। ये देखो, सभी सेल के सामने जाएंगे वो ठेला लेके, क्या बोलेंगे, ग्लूकोज चाहिए क्या। सेल बोलेगी हाँ चाहिए भैया, मेरे पास ग्लूकोज नहीं है, खिलाओ दे दो। तो इधर से ग्लूकोज निकल के कहाँ जाएगा, यहाँ पर देखो, ये बेटा यहाँ पर ग्लूकोज कहाँ बैठा है, हर सेल के अंदर ग्लूकोज है। क्यों, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन करके सेल क्या करती है, एनर्जी लेती है, और अपने छोटे मोटे जो फंक्शन है उनको परफॉर्म करती है, हाँ या ना। तो ऐसे वो ठेले वाले भैया ग्लूकोज बांटते चले जाएंगे, जितना ग्लूकोज देना है सभी सेल को दे देंगे। जो ग्लूकोज उनके ठेले पे बच गया, उसका क्या करेंगे, वेरी गुड, उसको स्टोर कर लेंगे, कहां पर, लीवर में और मसल्स में। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। बहुत सिंपल है भैया। आपने जितनी रोटी खाई, आपने 6 रोटी खाई समझो, आपको रिक्वायर्ड थी केवल 3 रोटी। आपको आपके बॉडी के जो फंक्शन है उनको परफॉर्म करने के लिए केवल 3 चपाती चाहिए, राइट। और आपने खा ली 6, तो 3 चपाती जितनी एनर्जी तो आपने बॉडी को दे दी। बची हुई 3 चपाती की जो एनर्जी है, या 3 चपाती का जो ग्लूकोज है, वो स्टोर हो जाएगा लीवर में और मसल्स में। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। समझ में आ रहा है, देखो। तो अभी ये ग्लूकोज की फॉर्म में है यहाँ पर, अभी सेल में किसमें है, ग्लूकोज की फॉर्म में, राइट। ये लीवर और मसल्स की सेल नहीं है। लीवर की सेल होती तो किस फॉर्म में होता, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये ग्लूकोज यहाँ पे आया था, यहाँ से वहां चला गया, सिंपल है। अब हमने क्या किया, सांस ली, हमने सांस ली, देखो सांस नहीं ली, सांस। ये देखो, तो ऑक्सीजन आई, ये ऑक्सीजन आई आके और सेल के पास जाके दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, और ऑक्सीजन ने क्या बोला, कोई है क्या अंदर। अंदर कौन सो रहा था, ग्लूकोज। डर गया वो देख के, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की दुश्मनी है ना। जब से डायनासोर है तब से दुश्मनी है इसकी, करोड़ों सालों से दुश्मनी है किसकी, ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की। ऑक्सीजन ने दरवाजा खटखटाया, ग्लूकोज एकदम उठ गया, उसने कहा कि यार ये तो मारेगी आते ही, समझ रहे हो, बहुत कूटेगी घर पे आके। ठीक है, तो ग्लूकोज ने क्या किया, अपना रूप बदल लिया। ग्लूकोज ने अपना रूप बदल लिया बच्चों, और ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें, पायरुवेट में। किसमें कन्वर्ट हो गया, देखो, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, है ना। ऑक्सीजन ने बोला अच्छा जी, हमसे होशियारी, ये ऑक्सीजन अंदर आई। ऑक्सीजन ने अंदर आके बोला पायरुवेट को, क्या बोला, इधर आ बेटा, हमसे होशियारी, इधर आओ, इधर आओ। और उसको पायरुवेट के कंधे पे हाथ रख के बोला, तू ग्लूकोज ही तो है, पागल बना रहा है मुझे। पायरुवेट को लगा कि गए आज तो काम से, वो दौड़ा और दौड़ के कहाँ कूद गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे कूद कूद गया, देखो। ऑक्सीजन ने कहा हमसे होशियारी, रुको बेटा हम भी आ रहे हैं। ये भी कहाँ कूद गई, माइटोकॉन्ड्रिया। और जो इतना मारा है वहां जाके उसने, ऑक्सीजन ने पायरुवेट को इतना कूटा है भाई साहब, इतना कूटा है। कितना कूटा है बताओ, इतना कूटा कि एटीपी निकल गई, CO2 निकल गई, और वाटर निकल गया, हाँ या ना। ये CO2 वापस से कहाँ आ जाएगी, ब्लड में, और ब्लड से बाहर चली जाएगी। बोलो समझ में आया। ये है आपका पूरा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या है ये, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मुझे ये बताओ कि ग्लूकोज पायरुवेट में किस जगह पर बदल रहा है, साइटोप्लाज्म में। इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, और पायरुवेट का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कहां पे हो रहा है, इसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं इसको, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज इक्वल टू ग्लाइकोलाइसिस प्लस क्रेब्स साइकिल, दैट्स इट। बोलो आया समझ में, पक्का एक बार फिर पढ़ेंगे वहां पे हम लोग, है ना। ये क्लियर है सभी को, चलो तो फिर वापस आ जाओ। अब ये समझ में आया कि ग्लूकोज से पायरुवेट कैसे बनेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, यानी कि उसमें 6 कार्बन है ना। एक 6 कार्बन वाला ग्लूकोज दो 3 3 कार्बन वाले पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। छापो, हाँ बेटा, कोफैक्टर हमेशा, हाँ, कोफैक्टर हमेशा इंक्रीज ही करेंगे। कोफैक्टर जैसा आपने ऐसा कोई कंपाउंड बना दिया जो क्या करे, लगाम लगा दें उसके ऊपर, एंजाइम के ऊपर, तो हम रोक सकते हैं, ऐसा है।
फिजिकल चेंज का जैसे मतलब एक कंपाउंड जो है उसका शेप तो चेंज होगा ही, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हटेंगे या जुड़ेंगे तो उसमें चेंजेस आएंगे, है ना। स्टेट ऑफ मैटर वो थोड़ा सा मतलब कम समझ में आता है, बॉडी के अंदर चांसेस कम है उसके, है ना। आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे, है ना, होले होले, एक एक पॉइंट समझते हुए। चलो आगे देखें, किस किसने नहीं लिखा अभी? अच्छा लिखो। आगे मैं एक बहुत दुनिया का सबसे सिंपल फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, है ना, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, सबसे सिंपल फॉर्मूला है दुनिया का। इसको क्या हुआ, तुम्हारा सर दर्द ज्यादा नहीं करता कुछ? किसी न किसी का तो नंबर लगा ही रहता है सर दर्द का। लू तो नहीं लग गई? होनोलुलु। अगर एक बार लू लग जाए तो लू, दो बार लग जाए तो लुलु, और बार बार लग जाए तो होनोलुलुलुलु। चलो बढ़े आगे, नौजवानों, नहीं लिखा अभी? इन तीनों ने लिख लिया क्या, जो आलू के पराठे खा रही थी अभी? लिखो जल्दी लिखो। अब मतलब कुछ तो खा ही रही थी तीनों। चलो जी, अब हम रेट देखेंगे, रेट, बायोकेमिकल रिएक्शन जो होगी उसकी रेट क्या होगी। देखो ये तो नहीं लिखना, वहां लिख लेना, ये है ना, रेस्पिरेशन में लिख लेना, रेस्पिरेशन में लिख लेना। देखो अभी ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है दुनिया का, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये वही है जो बचपन में पढ़ते थे तुम एलकेजी में, कि अगर 5 आदमी मिलके 1 घंटे में 4 किताब बना रहे हैं तो 10 आदमी मिलके 2 घंटे में कितनी बनाएंगे, ऐसा फॉर्मूला है, बिल्कुल कतई मामा छाप फॉर्मूला। देखो इधर, डेल्टा पी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये देखो, और ये क्या है, टाइम। तो यहां पे अगर इसका रेट का अगर हम बनाए डेफिनेशन तो क्या होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, नहीं लिखना है, सब बच्चों वाली बात है, कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, ये पूछ सकता है कि अगर किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो तो इसको हम कहेंगे वेलोसिटी। क्या कहेंगे इसको हम, वेलोसिटी। कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा, देखो ध्यान से समझो। तुम्हारे सामने दो बंदे खड़े हैं, है ना, दोनों साइकिल चलाने वाले हैं, एक, दोनों को एक ही डेस्टिनेशन पे जाना है, दोनों को सेम डेस्टिनेशन पे जाना है। एक जो है ऐसे 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 जाएगा जंगल में होता हुआ, इधर गिरा उधर गिरा, फिर इधर गया फिर उधर गया फिर वहां गया, और एक है जो सीधा सीधा ट्रैक पे जाएगा। बताओ किसके अंदर वेलोसिटी डिफाइन हो पाएगी, जो सीधा सीधा जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, आपने उसकी डायरेक्शन, उसकी जाने की दिशा को स्पेसिफाइड कर लिया, ये रैंडमली जा रहा है। तो आपकी बॉडी के अंदर दो तरह की रिएक्शन हो सकती है,
एक वो जो स्टार्टिंग मटेरियल से स्टार्ट होगी और फटाफट से कहां पहुंचेगी, एंड प्रोडक्ट पे, यानी कि डायरेक्शन कैसी है, स्पेसिफाइड। तो आप वेलोसिटी की बात कहां पे करोगे, ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन में जिनकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड है। ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन में नहीं करोगे जिनकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी बात बता देता हूं। वैसे तो अभी इस साल उड़ा दिया एनसीईआरटी ने उसको, पर पिछले साल तक हम पढ़ाते थे, पिछले 12-15 साल से पढ़ा रहे थे, पर इस बार नहीं पढ़ा रहे, उड़ा दिया। क्या है वो, सुनो ध्यान से। हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन 3 तरह से मिल सकती है आपको। बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो 3 तरह से हो सकती है। एक लीनियर, जैसे अभी अभी आपने देखा था ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्जन क्या है, लीनियर रिएक्शन। एक सर्कुलर, जैसे क्रेब साइकिल और यूरिया साइकिल, हाँ या ना। ये देखो ये सारे के सारे कैसे हैं, सर्कुलर, ये भी बायोकेमिकल रिएक्शन है। और एक होती है क्रिस क्रॉस। कौन कौन सी होती है बताओ, 3 तरह की बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, कौन कौन सी, लीनियर, सर्कुलर, क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस में क्या होगा, जैसे हमारी सड़कें नहीं है आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में कई सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। कैसे, समझो ध्यान से। समझो एक रिएक्शन ये यहां चल रही है, एक रिएक्शन यहां चल रही है और एक रिएक्शन यहां चल रही है। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इसमें यूज हो रहा है और इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट इसमें यूज हो रहा है। बताओ सब कनेक्टेड है कि नहीं आपस में, लेकिन सब क्या है, क्रिस क्रॉस। तो हमारी बॉडी के अंदर कितनी तरह की बायोकेमिकल रिएक्शन है, 3 तरह की। लिखोगे क्या, तो लिख लो चुपके से। बोले नहीं सर नहीं लिखे, मैक्सिमम बच्चे चाहते ही हैं कि ना लिखे, मास्टर लिख जाए हमारी कॉपी में आके, कपड़ गंजू लिखो। हाँ लिखो, 3 टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, 3 टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। कहीं लिख लो अलग से, एक्स्ट्रा नोट करके लिख लो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डाल के लिख लो। 3 टाइप्स की होती है। पहला लिखो लीनियर, उसी के आगे लिख लो लीनियर। दूसरी लगाओ कॉमा लगा के लिखो सर्कुलर। 3 टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, लीनियर, सर्कुलर और क्रिस क्रॉस है। ओ कितना मजा आता है ना। हाँ अब बोल क्या कह रही है, सबसे ज्यादा यही होगी। सबसे सिंपलेस्ट केमिकल रिएक्शन कौन सी है, लीनियर। और सबसे ज्यादा बॉडी में होगी भी कौन सी, लीनियर। क्योंकि तुमने जितने भी सर्कुलर वाले पढ़े हो तो बहुत ही कम पढ़े ना, 3 4 या 5 या 6 साइकिल मुश्किल से पढ़े, है ना। आगे बढ़े, देखो अब आगे एक खतरनाक चीज आ रही है, देखो, है ना। और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, मैं अभी कंफ्यूजन क्लियर नहीं करूंगा, आप कंफ्यूज हो गए अभी थोड़ी देर बाद खुद ही सवाल पूछोगे, है ना। सुनो ध्यान से, हमारी जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उसकी रेट को अफेक्ट कैसे कर पाएंगे हम। तो देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एनसीईआरटी बोल रही है कि आप हर 10 डिग्री चेंज पर, आप हर 10 डिग्री चेंज पर बायोकेमिकल रिएक्शन को या तो डबल कर सकते हो या आधा कर सकते हो, ठीक है। और ये काम दोनों ही डायरेक्शन में होगा, दोनों डायरेक्शन में होगा। कितने बच्चों को समझ में नहीं आई ये लाइन, नहीं आई तो नहीं आई। अच्छा जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया उनको आ गई, पूछू, हैंड रेज नहीं किया तो उन्हें पूछ लू क्या। अच्छा 3 तरह के बच्चे क्लास में, एक वो जिनको समझ में आ गई, एक वो जिनको नहीं आई, और एक तीसरे वो है जो ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ हूं। देखो इधर देखो, ध्यान से देखो, देखो। अच्छा ये बात तो मानते हो कि बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है उनको होने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, सब मानते हो इस बात को, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी चीज आपसे बोलता हूं कि समझो कोई एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे फास्ट होती है। हमारी बॉडी की कोई भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, कोई सी भी ले लो, ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्जन ही ले लो, ठीक है। कितने डिग्री पे सबसे बढ़िया हो रही है, 35 डिग्री पे शानदार हो रही है। अगर मैं उस रिएक्शन का टेम्परेचर, देखो देखो देखो, आधा कर दूं, कितना, -10, या फिर बढ़ा दूं कितना, +10, बस खत्म। यहां पे क्या हो जाएगी, हाफ। और यहां पर पक्का, नहीं, रुको 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 रुको, गड़बड़ नहीं करो, रुको, उसी कंसेप्ट पे आ रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। इसी को लेना पड़ेगा, एक को कंसिडर करना पड़ेगा। कैसे, देखो, अगर आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम किया तो आधी हो जाएगी, आधी होगी कितनी हो जाएगी, कौन से टेम्परेचर की बात की जा रही है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड की। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से 10 डिग्री कम किया तो क्या हो जाएगी, हाफ। और उस टेम्परेचर से
10 डिग्री बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगी? डबल। ये बोलना चाह रहा हूं मैं, एनसीईआरटी भी ये बोलना चाह रही है, ये नहीं है इसका मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूं। दोबारा सुनो, क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है? आइदर डायरेक्शन। देखो तो ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वहां से 10 डिग्री कम किया तो हाफ, और वहां से वापस 10 डिग्री बढ़ाया तो डबल। सेम यहां पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री बढ़ाया तो फिर हाफ, और फिर वापस कम किया तो फिर डबल। तो ये डबल किस तरफ हो रही है? ये ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरफ। कच्चू कच्चू समझ में आया? सबको समझ में आ गया ना? कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन या कोई भी एंजाइम अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर ही मैक्सिमम क्या करेगा? रिएक्टिविटी या एक्टिविटी शो करेगा। हाँ, समझ रहे हो? दोनों साइड जाएगा तो हाफ हाफ, जब वापस ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरफ आएगा तो डबल डबल। बोलो हाँ या ना? तो फिर छापो, हाफ हो जाएगा ना बेटा, आधी हो जाएगी। हाँ, इधर 35 से 25 क्यों होगा? इधर क्या हो जाएगा? 45। जब वापस आएगी तो आधी, इधर हाफ ही तो होगी, बढ़ेगी क्या? अरे अभी अभी क्लास की स्टार्टिंग ये बात बोल के की थी मैंने कि एंजाइमेटिक कैटलिस्ट जो होते हैं वो 40 डिग्री के ऊपर डिनेचुरेशन हो जाता है उनका। तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे तो रिएक्शन आधी नहीं होगी? अरे रिएक्शन कम नहीं होगी क्या भाई? टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे रिएक्शन कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट प्रोटीन जो है वो डिनेचर होने लगेंगे, काम नहीं करेंगे। ये है रीजन। ऐसे मत कर देना कि 35 से इधर बढ़ाया तो डबल हो गई। क्या कंफ्यूजन है बता? कहां बोला मैंने हाफ? हाँ, हाफ हो जाएगी इधर। नहीं समझ में आया क्या? 17.5 क्या होना चाहिए? अरे पगले, अरे चिड़िया, रिएक्शन आप हो रही है, टेम्परेचर आप नहीं हो रहा। लिखो, अगर कोई किसी को डाउट है तो पूछ लो, घबराना नहीं है। नींद तो नहीं आ रही किसी को? ईमानदारी से बताओ किस किस को आ रही है? मेरे पास है एक दवाई है, उससे उड़ जाएगी नींद। उससे नींद उड़ जाएगी, हालांकि उससे एक फायदा और हो जाएगा, इधर के दांत इधर आ जाएंगे और इधर के इधर आ जाएंगे। मार चुकी है, और उसके हाथ में मेरे हाथ में अंतर है ना? सेम लग रहा है तेरे को उसका और मेरा हाथ? या 2.5 किलो का हाथ है। जब ये पड़ता है ना तो हाथ में उठता ना है। सोना नहीं है बच्चों, सोना नहीं है, पढ़ते रहो, जागते रहो। तुमने तो देखा ही नहीं वो एरा, वो एरा नहीं देखा तुमने, जागते रहो। बहुत डरावने होते थे वो अंकल। हाँ, हमें आज भी याद है, गांव में देखा है क्या? भाई साहब सर्दियों में कंबल ओढ़ के लालटेन लेके आते थे। अब कभी 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 जैसे गांव में पढ़ रहे होते थे हम लोग, तो खिड़की के पास आके यूं आके देखते थे, थोड़ा सा केरोसिन है क्या? और भैया क्या कर रहे हो यार अंकल जी?
मुझे याद है मैं कौन सी क्लास में था, मैं था फोर्थ स्टैंडर्ड में था मैं, और आराम से बाहर वाले जो कमरे में पढ़ रहा था और खिड़की ऐसे खुली रहती थी, और वो आते थे और कम बोलते थे जागते रहो, वो उनका जो होती थी ना लठ, वो लठ को ऐसे बजाते थे जोर जोर से, हर घर के सामने बजाते थे जोर जोर से, और फिर एक बार बोलते थे जाते हुए गली में जागते रहो। तो एक बार मैं बैठा था ऐसे ही, आके पूछ लिया बेटा केरोसिन है क्या? बस उस दिन के बाद से, क्या केरोसिन क्या होता है? हाँ। अरे गार्ड थे ना, पहले गार्ड हुआ करते थे ना, गार्ड हुआ करते थे पहले, वो ऐसे बोलते थे जागते रहो। बस उसके बाद से फिर मैंने रात को पढ़ाई छोड़ दी। भाई या तो दुनिया छोड़ दो या पढ़ाई छोड़ दो। अरे यार ऑब्वियसली, मैं आज भी मुझे वो चेहरा याद है, वो मोटे वाले कंबल नहीं आते, वो मोटे वाले कंबल है ना, धोती पहन रखी थी नीचे वाइट, काले जूते थे, आज भी याद है मुझे, है ना, और मतलब बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी सफेद, और सांवले से थे, पगड़ी नहीं थी, ऐसे वो ऐसे ओढ़ रखा था, ऐसे कंबल को ऐसे ओढ़ रखा था ऐसे, ये इतना सा दिख रहा था, और यू लालटेन या चेहरे पे लाके मेरे से बोले बेटा केरोसिन है क्या? खत्म, टाटा। चलो आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े क्या? किस किसने नहीं लिखा? बाहर निकल जाओ, लिख जल्दी। कहानी सुन रही थी जब तो बड़े उससे चाव से, बोला अच्छो कपड़ा गंजू, इधर देखो। देखो अब अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, उसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, यहां से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है देखो, उधर बाद में देखो, पहले मेरी तरफ देखो। देखो भैया, मैंने आपको तीन तरह की रिएक्शन बताई थी, एक केमिकल रिएक्शन होती जिसमें एंजाइम, दूसरी वाली में, तीसरी वाले में एंजाइम प्लस कोफैक्टर। तीनों में सबसे फास्ट कौन सी होगी? लास्ट वाली। सेकंड नंबर पे ये, और सबसे कम ये। ठीक है, तो वही एग्जांपल यहां पे दिया है, और एग्जांपल के लिए लिया है इन्होंने H2O प्लस CO2 H2CO3। बताओ कहां होता है? हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बताओ। आरबीसी में, बिल्कुल सही जवाब। याद करो, आपने पढ़ा था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन जब आरबीसी के अंदर होगा, आरबीसी के अंदर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, तो वहां पे आरबीसी के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, है ना, ये भी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, पढ़ेंगे बहुत धुआंधार तरीके से। ठीक है, एनसीईआरटी से भी बाहर पढ़ाऊंगा मैं, एमबीबीएस लेवल का पढ़ाऊंगा कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, मजा आएगा। ठीक है, देखो तो वहां पे क्या होता है, आरबीसी के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और वहां पे वाटर प्रेजेंट है। CO2 घूमती घूमती आएगी, अंदर चली जाएगी, आके हाथ मिलाएगी किससे? H2O से। CO2 ने किससे हाथ मिलाया? H2O से। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने क्या बोला कि अब दोनों साथ ही रहो, हाथ क्यों मिलाया? ठीक है, तो CO2 और H2O साथ रहने लग जाएंगे और क्या बन जाएंगे? H2CO3। अब एक छोटा सा यहां पर छोटा सा कैच है, हल्का सा, देखो ध्यान से देखो, दो एरो दिखाई दे रहे हैं क्या? ऊपर वाला एरो बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, क्यों? क्यों 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 क्यों? ट्राई करो, तुम्हारे सामने जवाब है। तुम पता है क्या करते हो, तुम्हारे दिक्कत ही है, तुम पीएचडी वाला दिमाग लगाते हो, एलकेजी वाला दिमाग लगाना है। एग्जैक्टली exactly, खत्म बात। ऊपर एंजाइम है, नीचे एंजाइम, तो जहां पर एंजाइम है वो वाली रिएक्शन कैसे होगी? फास्ट। जहां पर एंजाइम नहीं है वो कैसे होगी? स्लो। तो फॉर्मेशन ऑफ H2CO3 इज फास्टर देन द ब्रेकडाउन ऑफ द H2CO3। बोलो हाँ या ना। बस अब ये यही कहना चाह रहा है, इसने बोला कि दो केस लेते हैं, इस रिएक्शन के दो केस लेते हैं, एक हो जिसमें एंजाइम नहीं है, एक हो जिसमें एंजाइम। अब देखो तोते उड़ने वाले हैं तुम्हारे, ओ भाई साहब देखो, जब बिना एंजाइम के मैं ये रिएक्शन कराऊंगा, जब बिना एंजाइम के मैं ये रिएक्शन कराऊंगा, तो मुझे एक घंटे के अंदर 200 मोलिक्यूल मिलेंगे, किसके? H2CO3 के। एक घंटे के अंदर कितने मोलिक्यूल मिलेंगे? 200 मोलिक्यूल। समझ रहे हो, एक घंटे के अंदर 200 मोलिक्यूल मिलेंगे, किसके? H2CO3 के। बाद में लिखना, इधर देख, और जैसे ही मैं इसमें एंजाइम डाल दूंगा, जैसे ही मैं इसमें एंजाइम डाल दूंगा, 1 सेकंड में 6 लाख। ओ देखो, देखो एंजाइम ने कितना जबरदस्त तरीके से कैटलाइज कर दिया रिएक्शन को। बिना एंजाइम के 1 घंटे में 200 मोलिक्यूल मिल रहे थे। जब मैं ये रिएक्शन करवा रहा था ना, CO2 को H2O के साथ चिपका रहा था, तो मुझे 1 घंटे में कितने मॉलिक्यूल मिल रहे थे H2CO3 के? 200। और जैसे ही मैंने इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज डाला, 1 सेकंड में 6 लाख।
देखो 1 सेकंड में यार, 1 सेकंड में 6 लाख, बताओ आग लगा दी कि नहीं लगा दी हमने? देखो आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, ये देखो 1 सेकंड में 6 लाख। ठीक है, और इसकी वजह से इसका टर्नओवर नंबर जो है वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 10 मिलियन टाइम्स। चाहो तो कैलकुलेट करके देख लेना घर पे, इतना ही आएगा। 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज। ये देखो इसका टर्नओवर नंबर 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन आता है यहां से, दोबारा देखो। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन अगर बिना एंजाइम के होगा तो 1 घंटे में 200, और अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा तो 1 सेकंड में, बताओ तुमने इसका टर्नओवर नंबर कितना बढ़ा दिया? 10 मिलियन टाइम्स। टर्नओवर नंबर समझते हो? आज कोई भी कंपनी है, उस कंपनी का नेट प्रॉफिट महीने का 1 करोड़ रुपए है। आज किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट महीने का 1 करोड़ रुपए, तुमने उसके अंदर और पैसा लगा दिया और नई नई मशीनरी ले आए, तो अब वो 1 करोड़ से बढ़कर हो गया 6 करोड़। तो बताओ 6 गुना बढ़ गया कि नहीं? 6 टाइम उसका टर्नओवर नंबर इंक्रीज हो गया। सेम वही कंडीशन है। पहले CO2 और H2O मिलके 1 घंटे में 200 कार्बोनिक एसिड बनाते थे। तुमने एंजाइम डाल के क्या किया? देखो टर्नओवर कितना बढ़ा दिया? 10 मिलियन टाइम्स। बाप रे बाप, है ना खतरनाक? और कोफैक्टर और लगा दिया होता तो पता नहीं कहाँ जाती रिएक्शन। चलो छापो। हम्म। अरे ये वेरी गुड। हायर रेट्स। सारी रामायण पूरी सुना दी और उसके बाद बोल रहे हैं जो रिएक्शन कैटेलाइज हो रही है, जिसके अंदर एंजाइम यूज कर रहे हो, कौन सी रेट से होगी? स्लो या फास्ट? फास्ट। तो हायर रेट लिख सकते हो, फास्टर रेट लिख सकते हो। बहुत सिंपल सिंपल चीजें चल रही है, बहुत हल्की हल्की, है ना? केवल दो चीजें जो याद रखनी है आपको, जो एंड में पढ़ाने वाला हूं। एक तो को फैक्टर याद रखना है, और एक याद रखना है आपको क्लासिफिकेशन। इस साल को फैक्टर से क्वेश्चन आ चुका है ना? कितने क्वेश्चन आए थे इस साल एंजाइम से, इस एंजाइम से? दो। देखो वेटेज कितना खतरनाक है इस चैप्टर का। एक तो वो आया था, कौन सा बता? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज वाला आया था, एक तो मेलोनेट, याद आ रहा है? कॉम्पिटिटिव इनिबिटर वाला। और एक एक एग्जाम्पल आया है, जिंक वाला आया है ना, वो कोफैक्टर ही है। सीधा एनसीईआरटी की लाइन पे क्वेश्चन है, सीधा। ये क्वेश्चन आएगा बेटा, है ना? ध्यान रखना है इसका। यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद है, और एक क्लासिफिकेशन से आने की उम्मीद है। 4-5 साल से नहीं आया। लिख लो बच्चों, आराम से लिख लो। अब हम एंजाइम किस तरह से काम करेगा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया था कि एंजाइम सबस्ट्रेट के पास जाएगा या सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आएगा? बता दिया था ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लेना एनसीईआरटी में भी। 10 मिलियन नंबर जो इंक्रीज हुए हैं, इसको हाईलाइट कर लो। यहां से क्वेश्चन आ गया
3-4 बार तो आ चुका है, फिर आने की उम्मीद है। एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो इसको केवल, है ना। टर्नओवर नंबर कितना इंक्रीज हुआ है? 10 मिलियन टाइम्स। रिएक्शन दिए ना, उसी में दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट पेज पे होगा शायद। रिएक्शन के नीचे दिया है ना, नेक्स्ट पेज पे देख, नेक्स्ट पे, हाँ। अब देख यहाँ पे सेकंड थर्ड नंबर की लाइन में दिया है क्या कहीं? 10 मिलियन नहीं मिला? नहीं मिला? हाँ देख रही है फिर ये। ओ, अच्छा इससे ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना पढ़ने में। हाँ हाँ सर, ताकि तुम आधे सो जाओ इसी में, अंधेरे में, क्योंकि दिखता तो है नहीं रोहित सर को कुछ, डबाडब है वैसे ही, पता लगे आधी जनता सो रही है। ये ऐसे हो जाएगा फिर अंधेरे में, कौन आर्या है कौन जारिया है, कछु पता नहीं लगेगा। चलो बढ़े आगे। देखो ये डायग्राम वैसे तुम लोग देख चुके हो, मैं फिर से बता रहा हूं तुम्हें डायग्राम। किस किसने नहीं लिखा अभी? सबने लिख लिया? तो आगे बैठाकर यहाँ आगे। क्या हुआ आज, क्या हो गया? मेटाबॉलिक रिएक्शन स्लो है? एंजाइम को क्या हो गया तेरा, एंजाइम को? लिखो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी लिखो। भैया गर्मी बहुत हो रही है, सुनो मेरी बात, पानी पिया करो खूब जम के। चलो पानी पियो, सारे बच्चे पानी पियो जल्दी तुरंत, खूब पिया करो पानी। हमें दवाइयां खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम हाइड्रेटेड रहेंगे, तो ऐसे थोड़ी समझ में आएगा। अच्छा बताओ, जो ज्यादा पानी पीता है ना उसके चेहरे पे एकदम ग्लो आता है। फेयर एंड लवली से इतना ग्लो नहीं आता जितना पानी पीने से आता है। वो खुल गई, बोतलें खुल गई सब, सट सट बोला ये लो ग्लो ये लो बच्चों, देखो इधर, छोटे छोटे से एग्जाम्पल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और अच्छी बात यह है कि नहीं पूछा जाएगा। ऊपर वाला सेंटेंस केवल एक स्टेटमेंट में आ सकता है, और ये क्या है, देखो ध्यान से। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में ना हो के मल्टीपल स्टेप में हो, तो इसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन ना बोल के क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। क्या बोलते हैं इसको? मेटाबॉलिक पाथवे। देखो सुनो ध्यान से, अगर समझो तुम्हें यहां से क्लासरूम से निकल के और सामने जाना है, वहां पे सामने काउंटर पे, तो ये पाथवे है क्या? नहीं, ये पाथवे नहीं है। पाथवे किसको बोलेंगे? जब तुम्हें यहां से निकल के और अपने रूम तक जाना है। कचू कचू समझ में आया? यहां से निकल के जब तुम्हें अपने रूम तक जाना है, तो पूरा का पूरा जो ट्रैक है ये कहलाएगा पाथवे, यानी कि मल्टीपल स्टेप्स हैं, तुम्हें मल्टीपल रोड चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो उसको बायोकेमिकल रिएक्शन ना बोल के क्या बोलेंगे हम? मेटाबॉलिक पाथवे। जैसे वही ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना। ठीक है, कितने एंजाइम प्रेजेंट है यहाँ पे? 10, है ना। छापो, बस वो पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में, बाकी कुछ काम का नहीं है, कचरा है। एक स्टेप में एक एंजाइम, और एक स्टेप वाले को क्या बोलेंगे? बायोकेमिकल रिएक्शन, उसको पाथवे नहीं बोलेंगे। अब तो उठा दो उसको, नहीं उठेगी, सोने दे, फिर सोने दे। क्या कर रखा है तुमने बिल्कुल एकदम। किसने बोला ऐसा? अभी तो डिसाइडेड नहीं है, पर जल्दी करेंगे ट्राई ऐसा। 4 स्लॉट। सबसे पहली बात तो ये कि अभी थोड़ी गर्मी कम हो जाए। तुम्हारी क्लास के लिए मेल डाल दिया, कल मीटिंग में बोल दिया,
हम्म। क्लास तो चेंज करवानी पड़ेगी यार, दिखने में है परेशानी तो है। मतलब अगर 3-4 बच्चे भी बढ़े ना क्लास में तो जगह नहीं है फिर बैठने की। एक तो हम्म। हाँ नहीं, अगर आगे बाई चांस किसी दिन तो बैठ नहीं पाएंगे। इधर कितने, 2 इधर मान लो। हाँ, उधर फुल है मामला, इधर भी फुल है, एक वहाँ मान लो। 2 नहीं, अच्छा ये क्या वहां पे बैठी हुई दिख ही नहीं रही मुझे। देख अभी किसी और को देता मैं तेरी जगह, इसलिए लेटा मत कर ऐसे सर नीचे करके, मुझे लगा एक जगह खाली है वहां पे। एक उधर और इधर। मतलब अगर 6-7 बच्चे आ गए तो फिर हो गया मामला गड़बड़। बढ़े आगे। बायोकेमिकल रिएक्शन, ये भी बायोकेमिकल रिएक्शन ही है, पर ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शन जिस एनाबॉलिक होगी, केटाबॉलिक कोई भी हो सकती है, एनाबॉलिक कोई भी हो सकती है ना। बायोकेमिकल रिएक्शन अगर बहुत लंबी हो रही है, कई सारी स्टेप्स में इन्वॉल्व है, तो दैट विल बी नोन एज मेटाबॉलिक पाथवे। वो एनाबॉलिक पाथवे भी हो सकता है, वो केटाबॉलिक पाथवे भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई सा भी पाथवे हो सकता है। चलो आगे बढ़े। चल बताए कौन सा पाथवे। कैटाबॉलिक है ना। एक 6 कार्बन का जो कंपाउंड है वो टूट के 2-3 कार्बन वाले बना रहा है, सो ब्रेकडाउन है, कैटाबॉलिक पाथवे। चलो आगे देखो। चलो पीछे देखो, पीछे देखो पीछे। लिखो जल्दी। 2 लाइन लिखने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, 2 बार लिख रहे हो क्या। चलो ये देखो, ये डायग्राम से आप वाकिफ हो, मैं पहले दिखा चुका हूं आपको ये डायग्राम। तो सबसे पहली लाइन का जवाब तो मुझे ये दो कि एंजाइम सबस्ट्रेट के पास जाएगा या सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आएगा। करो हाईलाइट करो एनसीईआरटी में, ये लाइन हाईलाइट करो और डबल स्टार लगाओ इसके ऊपर। हाईलाइट करो और इसके ऊपर डबल स्टार लगाओ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में, ये दिया हुआ। हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हायर रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ, इसी में देखो, हाईलाइट करो इस लाइन को। मिल गई। इसके नीचे जो पैराग्राफ दिया है उसकी लास्ट लाइन है शायद, है सेकंड लास्ट है, लास्ट ही होगी। हाँ लास्ट लाइन है, इस क्वेश्चन के नीचे जो पैराग्राफ दिया है उसकी लास्ट लाइन है। अच्छा ये तो 2 तरह की एनसीईआरटी है, ठीक है। कर लिया, हाईलाइट कर लिया। देखो, नहीं मिला। मिल गया। अच्छा, रिएक्शन के नीचे वाली लाइन है जो आधी नेक्स्ट पेज पे भी जा रही है। अब तो मिल गया। देख 2 तरह की तो तुम्हारे सामने नजर आ रही है, देख तेरी बुक में डायग्राम देख किधर है और इसकी बुक में देखा है। चलो देखो इसको, देखो, और बहुत बढ़िया शानदार डायग्राम है, सभी बच्चों को बनाना है बहुत सुंदरता के साथ। पहले मैं समझा देता हूं आपको, 2-3 एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक है, चलो मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं क्या। हाँ जी। मतलब प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं ना, मतलब एक एमिनो एसिड के पास दूसरा एमिनो एसिड लगा दो तो क्या बनेगा, डाइपेप्टाइड। क्या बोलेंगे, एक और लगा दिया तो ट्राइपेप्टाइड, एक और लगा दिया तो टेट्रापेप्टाइड। सबको क्लियर है। ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम आगे जाके क्या बोलते हैं, प्रोटीन। बोलो हाँ या ना।
तो 2 मिनट के लिए इमेजिन करो सारे के सारे बच्चे कि ये रहा स्टमक, और स्टमक में एंजाइम रिलीज हो रहा है, उसका नाम है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन। अब सारे बच्चे मेरी तरफ देखना, बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे हम लोग। देखो सारे बच्चे, जो बच्चे नहीं वो भी देख लो यार। देखो ये स्टमक के अंदर पेप्सिन रिलीज हो रहा है, ये देखो ये रहा पेप्सिन एंजाइम बैठा हुआ, दिख रहा है क्या? स्टमक के अंदर ये रहा पेप्सिन एंजाइम, राइट। अब क्या होगा? अब समझो मैंने प्रोटीन शेक लिया, प्रोटीन शेक बनाया और उसको पिया। प्रोटीन शेक को बना के जैसे ही मैंने पिया तो वो प्रोटीन जाएगा और किसके ऊपर बाइंड होगा? एंजाइम के ऊपर। ठीक है, ध्यान से सुनना, वो जाएगा और एंजाइम के ऊपर बाइंड होगा। एंजाइम दो ही काम करता है, या तो बॉन्ड तोड़ेगा या फिर बॉन्ड जोड़ेगा। हमने जो प्रोटीन खाया वो पॉलीपेप्टाइड है क्या? फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन के हिसाब से समझो मैंने डाईपेप्टाइड खाया। क्या खाया? ये डाईपेप्टाइड गया, डाईपेप्टाइड के जाते ही एंजाइम पे चिपका। एंजाइम ने बोला यहाँ क्या कर रहा है पगले, खिंचाक, कैंची लगा दी बीच में। कैंची लगाते ही डाईपेप्टाइड टूट गया। डाईपेप्टाइड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको काट दिया किसने? एंजाइम ने। तो अब ये दो टुकड़ों में बट गया, बताओ क्या होंगे दो टुकड़े? अमीनो एसिड। खत्म कहानी। आहा, देखो इधर, ये रहा एंजाइम, ये कौन आया? डाईपेप्टाइड आया क्या? डाईपेप्टाइड आके यहां पर चिपकेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं भैया डाईसेकेराइड क्यों नहीं चिपक रहा है यहां? एग्जैक्टली क्योंकि एंजाइम के ऊपर ये जो गड्ढे नजर आ रहे हैं ना, ये गड्ढे वैसे ही है जो किसको चिपका पाएंगे? प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट को चिपका पाएंगे क्या? लिपिड को नहीं। तो इसीलिए पेप्सिन सिर्फ और सिर्फ किसका ब्रेकडाउन करता है? प्रोटीन का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो गड्ढे हैं वो केवल प्रोटीन को फिट करने के लिए। देखो ध्यान से देखो, तो ये डाईपेप्टाइड आया, एंजाइम के ऊपर चिपका, जब चिपक गया तो इसने कॉम्प्लेक्स बनाया, क्या नाम है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बहुत सिंपल है, एलकेजी वाली बात। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? देखो इसके अंदर परिवर्तन आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसने इसको काटना चालू कर दिया। जब इसके अंदर परिवर्तन आया, देखो कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होते ही ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। काट दिया इसने, बीच का बॉन्ड काट दिया। किसमें चेंज कर दिया? सबस्ट्रेट को, प्रोडक्ट में। तो अब क्या बन गया? ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब ये टूट गया, टूटते इन दोनों को अलग कर दिया। बताओ ये क्या है? एमिनो एसिड। ये भी क्या है? जरा याद करो, मैंने प्रोटीन के अंदर आपको बोला था कि प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होते हैं, यानी कि एक ही तरह के एमिनो एसिड के नहीं बने होते। तो देखो अलग अलग एमिनो एसिड है क्या? हैंस प्रूव्ड। क्लियर है सभी को? ये प्रूव कर दिया मैंने इस डायग्राम से, सारी चीजें प्रूव कर दी, जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड 25 सालों में आए सारे प्रूव कर दिए। एक बार दोबारा बताऊं, दोबारा सुनो। समझो फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है, सॉरी पेप्सिन है, और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। समझो मेरे सामने जो प्रोटीन है उसमें केवल दो ही अमीनो एसिड है, यानी कि वो डाईपेप्टाइड है। डाईपेप्टाइड आया, आके चिपका। जैसे डाईपेप्टाइड इस पे चिपकेगा, बताओ क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इसने एंजाइम ने इसमें कैंची लगाना चालू कर दिया तो इसका बॉन्ड टूट गया। बॉन्ड टूटते ही अब ये डाईपेप्टाइड किस में कन्वर्ट हो गया? एमिनो एसिड में, यानी कि प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। अब क्या बोलेंगे? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब क्या करेगा? ये भगा देगा दोनों को, बोले भागो। और अगली बात, ये एंजाइम फिर से रिएक्शन में, मेरी बात समझ में आई? एक छोटी सी लाइन बोलता हूं, उससे और क्लियर हो जाएगा। समझो मैं 1 लीटर प्रोटीन शेक पी रहा हूं। अगर मैं 1 लीटर प्रोटीन शेक पी रहा हूं तो बताओ मेरे को क्या 1 लीटर एंजाइम निकालना है क्या? गलत बात। अगर मेरे को 1 लीटर प्रोटीन शेक का ब्रेकडाउन करना है तो यहाँ 50 ml निकलेगा मुश्किल से। इसका मतलब क्या हुआ? सेम एंजाइम बार बार बायोकेमिकल रिएक्शन में यूज होता जाएगा। बोलो हाँ या ना? इस पूरी की पूरी रिएक्शन के अंदर ये भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है। एनसीईआरटी इसको बोल रही है ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। क्या बोल रही है इसको? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये देखो इसमें क्या होगा? या तो बॉन्ड जुड़ेगा या बॉन्ड टूटेगा। बोलो क्लियर है क्या? बहुत सिंपल है, बिल्कुल नहीं घबराना। इसका जवाब दो, बहुत सिंपल है ये भी। ऐसे केमिकल का नाम बताओ जो आगे जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सबस्ट्रेट। एंजाइम तो नहीं है ना? सबस्ट्रेट। ये देखो, और एनसीईआरटी ने फिर एक और बात लिखी है। क्या बोला एनसीईआरटी ने? सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देगा कौन? एंजाइम। और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? वो रहा ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। और ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर के बाद कौन रिलीज हो जाएगा? प्रोडक्ट। तो इन तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है कि अलग अलग है? अलग अलग।
सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर अलग है, ट्रांजिशन स्टेट का अलग है और प्रोडक्ट का बनाओ। बहुत सुंदर बनाना डायग्राम, है ना। एक सेकंड रुक जा बेटा, एक सेकंड रुक जा। ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, लिख लेना तुम लोग। एक मिनट बेटा, ये एंजाइम और ये प्रोडक्ट। हाँ बताओ क्या कह रहे हो। दोनों सेम है, बस ईपी कॉम्प्लेक्स जो है वहां पे हमने इंश्योर कर दिया कि प्रोडक्ट बन चुका है, और ये इसमें आके सिर्फ अभी चिपका है, आके सबस्ट्रेट चिपका है। यहां पर ईएस कॉम्प्लेक्स में आके सिर्फ चिपका है। देयर इज नो केमिकल चेंज इन द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। दिस इज द ओनली अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट विद द एंजाइम। यहां पर केमिकल चेंजेस हो चुका है और सबस्ट्रेट अब बदल चुका है प्रोडक्ट में। ये लिखा तो है। हाँ वो टूट गया, अभी भी गड्ढों में फंसा हुआ है, वो टूट चुका है पर गड्ढों में फंसा हुआ है, अब रिलीज करना है उसको। हाँ वो ऊपर वाला प्रोडक्ट है। एंजाइम कभी प्रोडक्ट नहीं बनता, एंजाइम तो वही रहेगा। तो इसका मतलब देख, नीचे लिखा ना हमने। अब सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कुछ और था, अब ये अलग है। नहीं समझ में आया। ये डाइपेप्टाइड है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। अब वो टूट के क्या बन गए, एमिनो एसिड। तो डाइपेप्टाइड अलग होगा, एमिनो एसिड अलग होगा। और ले सकते हो तुम लोग, डाइसेकेराइड ले लो। डाइसेकेराइड का नाम सुना है क्या, माल्टोज। और यहां पे ले लो डाइसेकेराइडेज, माल्टेज। यहां ले लो एंजाइम माल्टेज, इधर ले लो माल्टोज। माल्टोज आया। माल्टोज किससे मिलके बना होता है, दो ग्लूकोज से। तो माल्टोज आया, ये रहा माल्टोज, देखो दो ग्लूकोज है इसके अंदर, जो मर्जी एग्जांपल ले लो, और ये समझो ये माल्टेज एंजाइम है। ये आया, अटैच हुआ, इसका बॉन्ड तोड़ा, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, दो ग्लूकोज। आया कौन था, माल्टोज, और प्रोडक्ट क्या बना, ग्लूकोज। खत्म। इसीलिए कलर चेंज किया है, क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। डायग्राम अच्छे बनाना, कलर वलर लगा देना उसमें बढ़िया, रंग बिरंगे से। डायग्राम नीचे क्यों चला गया तेरा, ये इतना बड़ा क्या एंजाइम बना दिया कटोरे जैसा। अच्छे अच्छे कलर भर दो, मतलब सुंदर सुंदर कलर। लेबलिंग प्रॉपर करना बच्चों, है ना, भूल ना जाना। और यहां पर चुपके से लिख लेना ब्रैकेट में नीचे, ऑल दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। मैं लिखूं, लिख लोगे, मैं लिख देता हूं, लो। ऑल दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। ये लिखा नहीं है एनसीईआरटी ने, तुम लिख लो। हाँ बेटा, क्या कह रही है बता। ये सोते क्यों जा रहे हो तुम एक एक करके। पहलवान क्या हुआ, पिछली क्लास में भी सो रही थी, तुझे पता है। क्या हुआ बता, तबीयत ठीक है, नींद बहुत आ रही है। सो जा फिर। 16 घंटे कैसे सो सकती है 24 में से, जबान खराब है। तुम्हारी बातों से हमें हमारे कॉलेज के दिन याद आते हैं, है ना। हम
पूरा एक हमने है ना 3 मंजिला मकान लिया हुआ था और 8 दोस्त रहते थे कॉलेज के, है ना, 8 दोस्त। तो 3 मंजिला मकान था और कम से कम उसमें 9 कमरे थे, और सारे के सारे 8 के 8 एक हॉल था, उसमें सोते थे, रहते भी उसी में थे, सामान पड़ा रहता था। तो 2 तरह के कंपटीशन करते थे। तुम्हें नहीं करने वैसे कंपटीशन? एक सोने का और एक नहीं नहाने का। तो हाँ, तो उसमें एक दोस्त था हमारा, नाम नहीं लूंगा, भाई साहब 15 दिन तक नहीं नहाया वो। हाँ, और उसने 4-5 डीओ की बोतल खत्म कर डाली। वो उसका हाईएस्ट मतलब रिकॉर्ड है, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया हमारे मतलब ग्रुप में, हमारे ग्रुप में। ऐसे ही सोने का रिकॉर्ड था एक दोस्त का, भैया। कितना सो सकते हैं मैक्सिमम, मतलब 9 घंटे 10 घंटे? क्या बात कर रहे हो, पागल हो गया तुम लोग? समझ में आ गया? कितना? लगातार? नहीं, वो अलग चीज है, मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ, नॉर्मल। इतना कौन सोता है लेकिन, 15 घंटे है ना, 16 घंटे? 3 घंटे? इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, देखो कितनी विभिन्नताओं वाला देश है मेरा भारत। कोई 3 घंटे सो रहा है और कोई 3 दिन तक सो रहा है। बच्चे बोल रहे हैं ना 17-17 घंटे सोए सर हम। जो सोवत है वो खोवत है। रिकॉर्ड इसमें बनाओ। जबरदस्त। सभी के ऊपर बहुत बारीकी से नजर रखने वाला हूं मैं, बहुत ही बारीकी से। अभी तुम्हारे 1-2 टेस्ट के रिजल्ट आए हैं, अभी आने दो अपकमिंग रिजल्ट। जैसे ही 5 टेस्ट के रिजल्ट आ जाएंगे फिर एक एक करके बुलाना चालू करूंगा मैं। 5-5 बच्चों को नहीं, एक एक को ही बुलाऊंगा। ये बताओ चपड़गंजू हो, ये नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे? कुछ बच्चे ऐसे भी मिल सकते हैं, प्लीज ऐसा नहीं करना, देखो हर साल मिलते हैं ऐसे बच्चे, तुम मत करना ऐसा। पहले टेस्ट में शानदार नंबर 650, और चौथा पांचवा टेस्ट आते आते 350 400, ऐसे मत करना। ऐसा मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है, क्यों? क्योंकि पहले टेस्ट में एक ही चैप्टर आ रहा होता है, बिल्कुल हल्का हल्का, और फिर बाद में धीरे धीरे क्या होगा, सिलेबस बढ़ेगा, तो गड़बड़ नहीं करना। हो गया? थोड़े कलर वलर भर ले, इसमें कलर भर ले, देख उसने कितना सुंदर बनाया है, तेरी पड़ोसन ने। क्या है ये? यही हाईलाइटर लगा ले उसमें, थोड़ा तो इज्जत कर ले उसकी, एंजाइम की। ऐसा लग रहा है कोई कांच का वो चीनी का कटोरा टूट गया, उसके टुकड़े निकल गए बाहर। सबस्ट्रेट का कलर अलग कर ले बेटा, प्रोडक्ट का अलग कर ले। लास्ट वाली लाइन लिख लेना। जिन बच्चों ने लिख लिया वो देखो, एक ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, गौर से देखो उसको। एनर्जी बैरियर का ग्राफ दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी वाला। बहुत ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये वाला ऊपर वाला। एनसीईआरटी कहाँ है तुम दोनों की? टंगू मंगू किधर है, निकालो। हम्म। हम्म। क्या? बॉन्ड? बताऊं क्या? देखो ये बच्ची ये पूछ रही है कि सर यहाँ लिखा है बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग, तो यहाँ तो बॉन्ड ब्रेकिंग ही हो रहा है, मेकिंग करके दिखाऊं? हाँ, उल्टा कर दो रिएक्शन को, बॉन्ड मेकिंग हो जाएगा। कैसे? ये देखो, हमने एंजाइम लिया और एंजाइम के ऊपर क्या लगा दिए, 2 एमिनो एसिड। ऐसे करना है रिएक्शन को, देखो एमिनो एसिड जैसे आगे चिपकेंगे क्या कर देगा ये, बॉन्ड मेकिंग, और उधर क्या बना के निकाल देगा, डाइपेप्टाइड। देखो रिएक्शन को उधर से इधर चलाओगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग, इधर से उधर चलाओगे तो बॉन्ड मेकिंग। ये तो कब से बोल रहा हूं मैं ये बात, पिछले 15 साल से बोल रहा हूं। एंजाइम बॉन्ड को जोड़ेंगे भी सही और तोड़ेंगे भी सही।
आगे बढ़े। किसने नहीं लिखा अभी? अच्छा लिखो लिखो। लिख तो लिया तुमने, ये कलर भर रहे हो। वो निकाल चिड़िया, स्ट्रक्चर निकाल ले बेटा, स्ट्रक्चर निकाल। हाँ, इसको इसको देखो स्ट्रक्चर को, ये बोर्ड की तरफ मत देखो, मेरी तरफ भी मत देखो इधर। हाँ, ये वाला, ये इधर इधर इधर, ये वाला करो, इसको स्टडी करो क्या बोल रहा है। एक छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं। देखो जब तक सारे बच्चे ग्राफ को देखो पहले अच्छे से। हाँ, ये क्या कहना चाह रहा है? दो स्पीड ब्रेकर है इसके अंदर, देखो गौर से। दो स्पीड ब्रेकर है, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, फिर तुम अपना दिमाग लगाना। हाँ, दो स्पीड ब्रेकर है इसमें। एक स्पीड ब्रेकर में एंजाइम यूज हो रहा है और एक स्पीड ब्रेकर में एंजाइम यूज नहीं हो रहा। जिस स्पीड ब्रेकर में एंजाइम यूज हो रहा है वो छोटा है, देखो, और जिसमें यूज नहीं हो रहा वो बड़ा है। अब पढ़ो, पढ़ो मतलब देखो उसको आराम से। अगली लाइन बोलूं अब। देखो, वो जो ग्राफ है वो कहां से स्टार्ट हुआ है? सबस्ट्रेट से। देखो एनसीईआरटी कहां है तुम दोनों की? समोसा खा लिया तो रद्दी में? अच्छा, 6:30 बजे उठे तब दिखती नहीं एनसीईआरटी? मेरे बच्चे भी ऐसे बहाने लगाते हैं, दोनों बच्चे ना मेरे, वो ऐसे बहाने लगाते हैं। तुम्हें पता है वो इधर रोड साइड वो मिलते हैं ऐसे बड़े बड़े वो डायनासोर जिसमें हवा भर देते हैं, डॉल्फिन मिलती है ना? तो मेरी जो बिटिया है वो 7 साल की है अभी, और उसने बहुत रिक्वेस्ट की मुझसे। और रिक्वेस्ट कैसे करती है पता है? वो जैसे वो डोरेमोन में वो करता है, क्या नाम है उसका? नोबिता, नोबिता करता है ना? ऐसे यूं करके, पापा, ऐसे हाथ ऐसे थे उसके, मुझे अभी याद है, परसों बोला उसने, पापा प्लीज, वो रोड साइड वो होते हैं ना वो डॉल्फिन, कितनी क्यूट है पापा, प्लीज ला दो मेरे लिए, ला दो। और पापा प्लीज एक और कुछ एक्स्ट्रा लेके आना मेरे लिए, आपकी बेटी के लिए गिफ्ट लाओगे ना? मैंने कहा ठीक है, मैं ले आऊंगा। भाई साहब, मैंने जैसे तैसे पैसे कम करवाए उससे, वो 1,000 में दे रहा था, मैं 500 में 2 ले आया। है ना? तो एक्चुअली क्या है, वो मैं रात को गया था लेने के लिए 10 बजे के आसपास, और तब तक वो टुल्ल हो चुका था। तो उसको मैंने मैथ्स की कुछ ऐसी बातें सिखाई जो उसके समझ में नहीं आई, और उसने मेरे को 500 में 2 दे दिए। अब मैं लेके आया उसको बड़े प्यार से, और बिल्कुल साफ किया, शानदार, उसको एकदम सैनिटाइज कर कर आके रख दिया। मैंने कहा अभी उसकी नानी क्या गई हुई है, मैंने कहा आएगी तो सरप्राइज हो जाएगी, है ना? तो कल आई वो, और आके, और सबसे पहले पेन लिया। पेन लेके, और जो इतना सुंदर डायनासोर था उसके मुंह में, है ना? अब मुझे पता नहीं चला कुछ भी, जब मैंने वो दोनों को टेबल पे रखा हुआ था पहुंच पहुंच के, और एकदम ऐसे कड़क सींग की तरह थे वो दोनों, और उसने पता नहीं कब उसमें पेन मार दिया, और चुपके से जाना कहां से टेप लगा दी उसके ऊपर निकाल के। अब वो जब कल रात को जाने लगी तो मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा यार ये डायनासोर को क्या हो गया है, इसकी हवा सी निकल रही है? तो कि नहीं पापा नहीं पता, और बोलती जा रही और हंसती जा रही। तुम ऐसे बहाने लगाते हो। और वो डायनासोर जो यूं था वो अब क्या करूं बताओ यार, गुस्सा भी बहुत आया, और वो उसकी मासूम हंसी पे प्यार भी बहुत आया। फिर मैंने सोचा यही तो बचपन है यार, फिर ये बीत जाएगा, फिर बच्चे समझदार हो जाएंगे, फिर थोड़ी ऐसी शैतानी करेंगे। हम थोड़ी करते हैं ऐसी शैतानी, नहीं नहीं करते बच्चे बड़े होने के बाद। और अगर तुम अभी भी शैतानी करते हो तो बड़े नहीं हुए फिर। वैसे पता है, करते रहना चाहिए हल्की फुल्की शैतानी, अच्छा लगता है पापा मम्मी को, पता है? वो कहते नहीं है तुम्हें डांटते, लेकिन उनको अच्छा लगता है मन ही मन। चलो, ये अंदर की बात है। आगे बढ़ो, आगे बढ़े। हाँ, फिर वापस बहुत इमोशनल हो जाएगा मामला। चलो इधर आ जाओ, आ जाओ भैया, इधर आ जाओ। एक छोटी सी कहानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम 3 बार समझाऊंगा मैं इस ग्राफ को आपको, ताकि आनंद की प्राप्ति हो। ये सवाल है आपके लिए, इन सवालों के जवाब आप दोगे। ये 2 सवाल है, दोनों सवाल आए हुए हैं, और कम से कम 8 8 9 9 बार आ गए सवाल, है ना? इनके जवाब आप दोगे। पहले ये समझते हैं, देखो भैया, ध्यान से देखो। ये रहा सबस्ट्रेट, ठीक है, और ये रहा प्रोडक्ट। सारे बच्चे देखो मेरी तरफ, सब छोड़ दो, बाद में लिखना, अभी कलर वलर बाद में भरना, मेरी तरफ देखो। ये रहा सबस्ट्रेट, तुझे दिख रहा है? देखो, ये रहा सबस्ट्रेट, दिख रहा है बेटा?
और ये रहा प्रोडक्ट। देखो ये जो है ना, ये वाला जो एक्सिस है इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी है। तुम तो ज्यादा ध्यान मत लगाओ, सिर्फ इतना सा समझो एनर्जी है। क्या है इसमें बच्चे? एनर्जी। तो देखो सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ये तो सबको दिखाई दे रहा है। सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबस्ट्रेट भी स्टेबल स्टेज में है और प्रोडक्ट भी स्टेबल स्टेज में है। हम बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं? सबस्ट्रेट को किस में बदल देते हैं? यानी कि एक स्टेबल स्टेज से दूसरी स्टेबल स्टेज में। लेकिन सिंपल सा एक डिफरेंस है, वो किसमें है? एनर्जी में। इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी कम है। यहां तक क्लियर है? अब देखो, दो रिएक्शन है यहाँ पे। सबस्ट्रेट से अगर प्रोडक्ट बनाना है आपको, तो देखो पहले एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो? पहले सबस्ट्रेट के अंदर एनर्जी को भरना पड़ेगा। क्यों? ताकि वो स्टेबल था और अब क्या हो जाए? अनस्टेबल हो जाए। बिल्कुल सही जवाब। अगर तुम किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि सबस्ट्रेट स्टेबल है। मेरी बात समझ में आ रही है? और वो स्टेबल कभी भी प्रोडक्ट बनाएगा ही नहीं। कोई भी स्टेबल चीज कभी प्रोडक्ट बनाएगी नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या सभी को? ये सबस्ट्रेट अभी स्टेबल है, चुपचाप बैठा हुआ है। तुम बोलोगे ले 5 रुपए ले नदी में कूद जा, ये ले 5 रुपए ले नदी में कूद जा, प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा? नहीं कूदेगा वो। कम से कम उसको 1 लाख रुपए दो कि अच्छा 1 लाख रुपए ले कूद जाता हूँ। तो तुमने पहले उसका दिमाग अनस्टेबल किया। पहले दिमाग कैसा था उसका? स्टेबल। अब क्या किया? ये देखो, तब जाके उसने कुछ और काम किया और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। क्लियर है क्या सभी को? दोबारा देखो, सबस्ट्रेट कैसा था? स्टेबल। एक स्टेबल को दूसरे स्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए पहले उसको क्या करना पड़ेगा? अनस्टेबल। और अनस्टेबल करने के लिए उसमें क्या भरनी पड़ेगी? एनर्जी। तो देखो, सबस्ट्रेट में एनर्जी भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए और कहां पहुंचा दिया? ट्रांजिशन स्टेट पे। और यहां पर जाने के बाद उसको छोड़ दिया, बोले जा तेरी इच्छा हो जो कर। अब क्या किया उसने? अब उसने एनर्जी रिलीज करना चालू किया। देखो, जो एनर्जी उसके अंदर भरी थी उसको रिलीज करना चालू किया। ये देखो, एनर्जी रिलीज करता गया करता गया करता गया। उसको रुकना कहाँ चाहिए था? सबस्ट्रेट वाले लेवल पे। पर फिर भी नहीं रुका। वो एनर्जी रिलीज किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है किए जा रहा है और बिल्कुल कतई जीरो पे आके रुका। और क्या बन गया? प्रोडक्ट। और वापस से क्या हो गया? स्टेबल। बोलो समझ में आया? तो जब हम एंजाइम यूज करेंगे, जब हम एंजाइम यूज करेंगे तो इतनी एनर्जी नहीं भरनी पड़ेगी। देखो, थोड़ी सी एनर्जी से काम चल गया। तो समझ में आया? ये जो दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये जो स्पीड ब्रेकर दिखाई देता है, इसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ नहीं है ये, पर एमएससी में पढ़ाते हैं ऐसा, है ना। इसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर। बोलो समझ में आ रहा है क्या? जरा बताओ, एनर्जी बैरियर छोटा किस में होगा? कौन सी रिएक्शन में होगा? एंजाइम वाली में या बिना एंजाइम वाली में? ठीक है, एंजाइम वाली में एनर्जी बैरियर छोटा होगा। अगर किसी रिएक्शन में एंजाइम नहीं है तो उसका एनर्जी बैरियर बड़ा होगा। तो जरा बताओ कौन सी रिएक्शन ज्यादा तेज होगी? एंजाइम वाली रिएक्शन ज्यादा तेज होगी। कौन सी रिएक्शन में सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जल्दी बनेगा? जिसमें स्पीड ब्रेकर छोटा है, देखो फटाफट से बन जाएगा। एंजाइम वाली में। जिसमें स्पीड ब्रेकर बड़ा है, टाइम लगेगा। क्लियर है? अब इसको तीसरी बार एक और एग्जांपल से समझाता हूं। 2 बार समझा दिया, अब तीसरा एग्जांपल लो, सुनो ध्यान से। तुम लोग अपने रूम पे गए और तुम्हारी रूममेट जो है वो आराम से पढ़ रही है, बैठ के शानदार तरीके से पढ़ रही है 3-4 घंटे से, और तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में। बच्चों को जो समझ में आया? तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा और वो 3-4 घंटे से पढ़ रही है बहुत बारीकी से और एकदम मग्न होकर पढ़ रही है, मतलब वो स्टेबल है। उसका स्टेबल है माइंड और स्टेबल होकर पढ़ रही है। और तुम्हारा क्या है? तुम्हारा दिमाग घूम गया, बोले इसको भी अनस्टेबल करना पड़ेगा। समझ में आया? इसको भी अनस्टेबल करना पड़ेगा। पढ़िए, लास्ट एग्जाम्पल है मेरे पास तुम्हें समझाने के लिए, शायद समझ में आ जाए। देखो, तुम क्या करोगे जाके? उठना, चलना, चल घूम के आते हैं। नहीं नहीं नहीं, हट जाए यहाँ से, पढ़ने दे। यानी कि तुमने उसके अंदर एनर्जी भरना चालू कर दी है। समझ रहे हो? वो आराम से स्टेबल होके 3-4 घंटे से पढ़ रही है और तुम चाहते हो उसको अनस्टेबल करना, तो सबसे पहले क्या करोगे? एनर्जी भरोगे। चलना, चलना, अरे उठना। नहीं मान रही। कॉपी बंद कर दी, कॉपी का पेज फाड़ दिया, 2-4 चिपका दिया, उठ जा। अब गुस्सा आ गया उसको भयंकर, आग बबूला हो गई। वो कहाँ पहुंच गई? वो ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच गई, आग बबूला हो गई, कुर्सी फेंक दी। अब नहीं पढ़ रही हो, देखला, कुर्सी फेंक दी और तुम्हें कूटा उसने जबरदस्त, भयंकर कूटा भाई साहब। कूटा मतलब क्या? कूटा मतलब क्या? जब तुम उसको गुस्सा दिला रहे थे तब उसके अंदर एनर्जी भर रही थी। एनर्जी फुल भर गई, उसने कुर्सी फेंकी और अपनी एनर्जी निकाली किसके ऊपर? तुम्हारे ऊपर। सारी एनर्जी निकाली, तुम्हें कूट कूट के, और थक गई और थक के और पलंग पे जाके सो गई। पलंग पे जाके सो गई।
बोले यार बहुत कूटा है, इसको पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा। सुन रहे हो ना, पलंग पे जाके सो गई, मतलब पहले जो एनर्जी कुर्सी पे बैठे हुई थी उससे भी कम आ गई अब तो एनर्जी, लेट गई जमीन पे एकदम, तो वापस स्टेबिलिटी में चली गई कि नहीं? पहले कुर्सी पे बैठी थी तब भी स्टेबल थी, और जब नीचे तुम्हें कूट काट के लेट गई तब भी स्टेबल है। अरे हाँ या ना? अभी समझ में आ गया होगा। अब अगर इस बीच कोई एंजाइम आ जाए, तुम्हें जितना कूटा है उतना नहीं कूटेगी फिर वो, कोई एंजाइम आके समझाए अरे ऐसे क्या लड़ रहे हो आपस में, तब तक आधा कूट चुकी होगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एंजाइम की प्रेजेंस में एनर्जी बैरियर छोटा होता है, और अगर एंजाइम नहीं है किसी रिएक्शन में तो एनर्जी बैरियर बड़ा होगा। बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाना पड़ेगा किसको? सबस्ट्रेट को, हाँ या ना? सबस्ट्रेट के अंदर बहुत एनर्जी भरनी पड़ेगी तब जाके वो अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? अब अगला सवाल, अगला सवाल सुनो ध्यान से। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो बताओ ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक के एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है उससे कई गुना कम एनर्जी किसकी है? तो सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बना, सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बना तो एनर्जी बाहर निकली है कि अंदर आई है? बाहर निकली है। तो ये कैसा प्रोसेस है? अगर मैंने इसको, इस ग्राफ को ऐसे ना बना के और यूं बना दिया होता, यूं, और प्रोडक्ट यही बन गया होता, तो ये कैसा प्रोसेस होता? एंडोथर्मिक। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया मैं दोबारा समझा दूंगा। बोलो, 3-4 बार समझा दिया मैंने, फिर समझा दूंगा, घबराओ मत। सबको क्लियर है? एक बार और। एंडो एक्सो कुछ नहीं है, देख मेरी बात सुनिए। सबस्ट्रेट की एनर्जी समझ, 100 जूल। सबस्ट्रेट की एनर्जी कितनी है? 100 जूल। अब मुझे प्रोडक्ट बनाना है तो तेरे को दिख रहा है कि ये 100 जूल पे है, ये 20 जूल पे है। बता कितनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी? 80 जूल। तो अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी निकल रही है तो दैट इज एक्सोथर्मिक। अगर समझ ये प्रोडक्ट यहां पर नहीं होके यहां पे होता, यहां पे देख, तो यहां पर इसकी है 100, इसकी है 120, यानी कि 20 लेनी पड़ती, तो ये कैसा होता? एंडोथर्मिक। बोलो हाँ या ना? ये सारा का सारा खेल किसका है? एनर्जी बैरियर का, एक्टिवेशन एनर्जी का। आप ऐसी एनर्जी देके इसको क्या कर रहे हो? एक्टिवेट कर रहे हो। एक्टिवेट करके कहां ले जा रहे हो उसको? पहले कौन सी स्टेट में था? स्टेबल, स्टेबल स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबल स्टेट। बोलो हाँ या ना? पक्का? अब सवालों के जवाब दो, ये आए हुए क्वेश्चन है। देखो क्या लिखूं यहां पे, टेम्पररी या परमानेंट? पक्का? तो अगर कोई भी, अगर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेज परमानेंट हो गई तो रिएक्शन वहीं पर खत्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। पहले सवाल का जवाब मिल गया। आगे देखो, अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी क्या है, तो स्टेबिलिटी भाई साहब कुछ भी नहीं है, केवल उसका एनर्जी स्टेटस है और कुछ भी नहीं है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? अगर लो एनर्जी इसका मतलब वो स्टेबल है, अगर हाई एनर्जी मतलब वो अनस्टेबल है। खत्म, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल सिंपल। किसी भी इंटरमीडिएट या किसी भी सबस्ट्रेट या किसी भी प्रोडक्ट का जो स्टेबिलिटी है वो सीधा सीधा किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके एनर्जी स्टेटस पे। जिसके अंदर एनर्जी लो है वो कैसा है? स्टेबल। लेकिन जिसके अंदर हाई एनर्जी है वो बैठेगा नहीं शांति से, इधर इधर कहीं ना कहीं परेशान करता ही रहेगा किसी को, तो वो ट्रांजिशन स्टेट में। बोलो क्लियर है क्या? अभी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, बताओ इसका जवाब दो, क्या आएगा? क्या इसको चेंज कर दूं लैंग्वेज को? इफ पी इज एट हायर लेवल देन एस। मजा आ गया। देखो सवालों का जवाब तुरंत मिल गया। आगे देखो, एंजाइम किसको कम कर रहे हैं? और एक्टिवेशन एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? एनर्जी बैरियर। क्या बोला मैंने अभी? एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी बैरियर। ये देखो यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये तीन ही क्वेश्चन आए यहां से बस, और इसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो यहां से आया है, उससे कम आया है यहां से, और सबसे कम आया है ना के बराबर यहां से। ठीक है, टेम्परेरी लिखो। और ये प्रोसेस है मेरे बच्चों एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होगा बता? हाँ, एनर्जी बैरियर तो तब भी पार करना ही पड़ेगा। लिखो बच्चों, डायग्राम नहीं बनाना आपको, और किसी को लगता है कि नहीं मैं तो बनाऊंगी तो बना ले बेटा, या होमवर्क कर लाना घर से। समझ में सबके आना चाहिए बिल्कुल एकदम बारीकी से। क्या लिखा तूने टाइटल? अच्छा ग्राफ बनाएगी, ठीक है।
ये जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया ना तुम भी कर लिया करो, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। इन क्वेश्चंस की क्या तुम्हारी क्लास में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जो बुक दी हुई है ना उसमें यहाँ गोले लगा लेना बेटा। सबस्ट्रेट पे एक गोला लगा लेना, ये सबस्ट्रेट है। और एक गोला लगा लेना प्रोडक्ट पे, ये प्रोडक्ट है, एस और पी। और यहां से हम आए सीधा, कौन सा कलर ले, ब्लू। हाँ बेटा हट रहा हूँ मैं, ये लो। ऐसा बना लेना उसपे ना, और वहाँ एरो भी लगा देना चाहो तो। सबस्ट्रेट पे एक गोला लगा दो, एक यहाँ पे गोला लगा दो, यहाँ लिख दो एस, वहाँ लिख दो पी, और ऐसे एक एरो बना दो इस पे। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे ना।